बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर। मैं फ़रा और मैं हमजा आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और एक खुशाइन बात यह है कि हम सब लोग इस बात से आगाह हैं कि कोरोना का ख़तरा और ख़दशा अभी मौजूद है। हाँ जी। वो जो एक डिनाइल था ना कुछ अर्से पहले तक, हम सोच रहे थे कि नहीं नहीं ख़त्म हो गया है, उससे निकल रहे हैं, उससे आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। अब समझ लग रही है। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि लोग मास्क जो है वो पहन रहे हैं। मैंने देखा है कि ये चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन मार्केट्स में वैसे रश है। कल मैं गया था मार्केट में, मैंने देखा कि ऐसे रश है, मैं वैसे ही वापस आ गया। अच्छा किया आपने एक इंतहाई जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया। लेकिन मैंने देखा है कि शहरों के मिजाज में भी फ़र्क है। इस्लामाबाद में लोग ज़्यादा मास्क पहन रहे हैं। उसका एक तो वजह जुर्माने का डर है। अच्छा। हर एक को पता है कि 1000 रुपया जो है वो जुर्माना होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि ना वो डीसी ने भी नहीं लगाया हुआ था एक जगह पे मास्क, तो लोगों ने पॉइंट आउट किया सोशल मीडिया पे कि लोगों को तो आप जुर्माने करते हैं तो खुद तो आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। उन्होंने खुद को खुद जुर्माना किया। अच्छा। 1000 रुपया जो है जुर्माना किया, तो विच इज़ अ गुड एग्जाम्पल। जब इस तरह से एक होती है ना विजिलेंस कायम की जाती है, एक निगरानी, तो मेरा ख्याल है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना मैं आपको आज बताना चाहूँगी, और अगर आप इजाज़त दो तो वो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्ट करती है ना, तो फिर मैं आपके लिए नोट कर लेती हूँ। ये आपको मालूम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हर मुल्क के लिए उसका कुछ टारगेट जो तय होता है। और उसमें अगर ग्लोबल स्केल ऑफ हेल्थ की बात की जाए ना, तो पाकिस्तान उसमें भी बहुत लो है। भला किस तरह से यानी जो कहते हैं ना कि जो डॉक्टर्स हैं वो 200 मिलियन की आबादी के मुल्क के लिए WHO की जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसके मुताबिक कम से कम एक डॉक्टर 1000 अफराद के लिए होना चाहिए। और पाकिस्तान में कितना? और पाकिस्तान में जो है हमारा 60 ममालिक में से 51वां नंबर है। और जिसका मतलब है कि हमारी ग्लोबल एक्सेस टू हेल्थ, हमारे पास बुनियादी सहूलतें और डॉक्टर तक रसाई जो है बहुत मुश्किल है। जिसका मतलब ये है कि हमारे पास तकरीबन 1000 से भी कम डॉक्टर्स हैं, जो कि 1000 अफराद के लिए एक डॉक्टर भी नहीं है। 1300 तकरीबन अफराद के लिए एक डॉक्टर जो है वो होता है। और अगर रेशियो देखें तो वो बहुत ही कम बन जाता है। तो अगर आप ये समझते हैं ना कि नहीं कोई मसला नहीं है और डॉक्टर जो है वो जानबूझ के कर रहे हैं, तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रहे कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। फिर देखें ना हमारे पास बेड्स की कितनी कमी होती है। फरा, आप जब किसी हॉस्पिटल में जाएं, मतलब कि खासतौर पे सरकारी अस्पतालों में जाएं, एक एक बेड पे 2-2 मरीज हैं, और फिर इस तरीके से उनको लिटाया जा रहा होता है कि भाई ये आपकी जागीर तो नहीं है। अगर कोई मरीज ज़्यादा भी बीमार है उसको कहेंगे भाई साइड पे हो जाओ, हमने अगला मरीज जो है वो करना है। और ये हमारे वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी आप बात कर रही हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से कोरोना जो है उसकी वजह से पूरी दुनिया में हलाकतें जो है बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो ज़रूरत पड़ती है, जो लोड पड़ता है अस्पताल पे, डॉक्टर्स पे, अमले पे और मशीनरी पे, जो कि नहीं मुहैया हो सकती है शख्स के लिए, जिसकी वजह से ये मर्ज जो है बहुत ज़्यादा मुहलिक के वायरस साबित होता है। तो एहतियात वाहिद इलाज है। हमजा, तरीन बात यह है कि ब्रेन जिसकी हम बात करते हैं ना, 2,32,358 डॉक्टर्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की बात की जाए, जिसमें से 1,10,000 ख़वातीन डॉक्टर्स हैं जो डिग्रियां लेती हैं, लेकिन उनमें से 60% ऐसी हैं जो काम नहीं करती हैं। एक अदर डिग्री मेरे पास भी है टूटी फूटी, तो मैंने भी उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो उन कल्प्रिट्स में से एक नाम मेरा भी है। और 40,000 इन सारे डॉक्टर्स में से वो हैं जो कि मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लेकिन फ़र्क ऐसा है कि आप तो अपनी एनर्जी को किसी बेहतर जगह पे इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ऐसा होता है कि लोग बाद में प्रैक्टिस नहीं करने देते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है कि आप डॉक्टर नहीं, आपको डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन डॉक्टर बहू से काम नहीं करवाना। शादी क्यों करते हैं? वैसे आप भी तो एक बेटे, आपको मालूम होगा कि माँ को जो है वो लेडी डॉक्टर की ख्वाहिश क्यों होती है? पता नहीं माँओं को क्यों होती है। हमारे तो उधर कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, ना ऐसी कोई ख्वाहिश थी, और आगे पूरी होती हुई भी नज़र नहीं आ रही है ना वालदा की ऐसी कोई ख्वाहिश थी। पर ये ख्वाहिश होती है, अगर ख्वाहिश है तो फिर उनको काम भी करने दें, नहीं तो कोई और ले आए जिनसे आपकी बात हो जाए। आप देख लें कि उनको उनकी एनर्जी कहीं प्रोडक्टिविटी में, मुल्क की बेहतरी के अंदर, मुल्क की ग्रोथ के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकती। हाउसवाइफ्स होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं और ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो और फिर हमजा बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। सरकारी जो स्कूल मेडिकल कॉलेजेस है ना, वहाँ पर एक वालिदैन के अलावा भी गवर्नमेंट की भी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है उस बंदे के ऊपर जो कि एक डिग्री हासिल कर रहा होता है। सो वो रिटर्न भी करना होता है। अपनी ज़िंदगी की 3 स्टेजेस है ना, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। सो आपने अगर सीख भी लिया, आपने कमा भी लिया, तो अब आपने लौटाना भी है। लेकिन हमजा जो है वो बेचैन हो रहे हैं। मैं बेचैन हो रहा हूँ कि अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में जलसा-ए-आम से खिताब। बाप दादा और चचा का कत्ल, उम्मे रुबाब चांडियों के कातलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गड़ी खुदाबख्श में धरना।
और आज शो में बात करेंगे माहौल दोस्त सवारी साइकिल की। शहर इक़्तिदार में मुनक्किदा साइकिल रैली में खूब पब्लिक नजर आई। सेहतमंद रहना तो आप भी साइकिलिंग अपनाएं। जी, तो टॉप स्टोरी तो यही है गिलगित बल्तिस्तान का। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है फरा, वैसे वैसे जो है वहाँ पर सियासी जो लीडरान हैं जो कभी नहीं जाते वो जाना शुरू हो गए। ऐसे लग रहा है जैसे सबको बिलावल भुट्टो को देख के याद आ रहा है ना कि ओ हमें भी वहाँ जाना था और हमें भी वहाँ पर जाकर जो है वो करना था। लेकिन अभी तक बिलावल भुट्टो ही इस दौड़ में और इस रेस में सबसे आगे। अगर बात की जाए ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि तशरीफ़ ले गए गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का ऐलान भी किया और गिलगित बल्तिस्तान के 73वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बना रहे हैं और इसका फैसला वो कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल के तहत किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इस मौके पर अपोजिशन पर भी खूब गर्जे बरसे और कहा है कि आज भी मीर जाफ़र, मीर सादिक और मीर अय्याज सादिक का हमें सामना है। बिल्कुल सही। सो वज़ीर आज़म ने क्या कहा, सुनते हैं। पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिकों को देख रहे हैं। दुनिया ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने पुलवामा के बाद अपने आप को कंडक्ट किया, मुझे सारे दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट के मुबारकी के मैसेजेस आए और ये आज कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने डर के किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गज़र में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन के दौरान वफाकी हुकूमत को अचानक गिलगित याद आ गया। ये वही बात है जो मैं आपसे कह रही थी कि लगा ऐसे कि जैसे बिलावल को देख के सब लोग चले गए। ये जो उनकी बात मैंने दोहराई, दो वज़ीर आज़म दो वज़ीर फिर रहे हैं और आज वज़ीर आज़म भी आ गए हैं। वो समझते हैं कि अवाम इनका जुल्म भूल जाएंगे। वो यही कह रहे हैं कि इनको नहीं पता कि अवाम को ये सब कुछ याद रहेगा। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा आपको वो भी सुनाते हैं। हमने यहाँ के अवाम को इमरान की सिलेक्टेड की तबाही से बचाना है। क्या इमरान के हुकूमत आने के बाद करप्शन में कमी आई है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कहता है कि इमरान की हुकूमत बनने के बाद करप्शन में कमी नहीं, इजाफा हुआ है। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं और अब भी कहता है कि एनआरओ नहीं दूंगा। अरे भाई, आप तो एनआरओ के रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हो। आटा चोरी, उन सब के लिए एनआरओ। बीआरटी जो पेशावर का मंसूबा है, सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, उनके बसेस आज खुद जल रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने शेर जवान तहरीक की इफ्तिताई तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यहाँ आसमान से कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा। आईजी को अगवा किया जाता है, दरवाज़ा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को गिरफ्तार किया जाता है। नवाज शरीफ का एक भी मुतालबा इनके खिलाफ नहीं, ये कहना था मरियम नवाज का। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कोई अपना हक मांगे, सवाल करे तो उसको काले पानी की सजा सुना दी जाए। आइन जो है वो आपके हकूक की किताब है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हमें समझ नहीं आती। वो आपके हकूक की किताब है। आइन की किताब पढ़ो और फिर देखो कि नवाज शरीफ के मुतालबात क्या हैं। जो उन्होंने कहा उसके जवाब में हुकूमती हलकों की तरफ से भी सख्त लहजा इस्तेमाल किया गया और वफाकी वजीर मुराद सईद बोले कि मुस्लिम लीग नून की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। इन लोगों ने FATF के कवानीन बदले और तहरीरी NRO मांगा, ये कहा मुराद सईद ने। ताकतों की ख्वाहिश क्या है पाकिस्तान में? अदम इस्तेहकाम। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के किस तरह होश उड़े हुए थे। जो मजमूम अज़ाइम है उसकी तकमील के लिए आप तारीख को मस नहीं कर सकते। जिन्होंने पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, मेरा उनसे सवाल है कि आपने ये किसको खुश करने के लिए ये किया? बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने जो अबूरी हैसियत देने की बात की है ना, सूबाई हैसियत देने की GB को, वो उन्होंने क्या कहा वो भी ज़रा सुन लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की, वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है। ख़ास तौर पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अपने कमज़ोर तबके को उठाया जाए, तो हमारी पूरी कोशिश है कि सारे इलाके उनको उठाया जाए और जो फिर से मैंने कहा जो हमारा कमज़ोर तबका, जो गरीब लोग, जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी सही तरह नहीं खा सकते, उनको ऊपर उठाया जाए।
बिल्कुल सही। सो ये एक सिलसिला जो कि चलता रहा गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत जल्द इलेक्शंस भी वहाँ पे मुतवक्को हैं। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल खान साहब से हमारी इस हवाले से बातचीत हुई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये फरमाइएगा सर कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का ऐलान कर दिया है। ये कदम जो है अवाम की 72 साला महरूमियों का अजाला होगा। इस फैसले को लेकर अवाम में क्या रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है? वालेकुम अस्सलाम। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे ऑन बोर्ड ले लिया। साफ जाहिर है 73 साल बाद एक महरूमी का इजाला होने का अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है जी, लेकिन इसमें इफ्स एंड बट्स आईनी पेचीदगियाँ अब भी मौजूद हैं। अनलेस द मैटर इज टेकन अप टू द पार्लियामेंट, ये मैच्योर नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी, उसके बाद फिर कहीं ये अबूरी सूबे का शक्ल अख्तियार करेगा। लेकिन कुछ न होने से कुछ हुआ है, शुक्र है शुरुआत हो गई है और इंशाल्लाह इसमें 1 महीना 2 महीने लगेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अबूरी सूबे की हक के हाकिमियत के हकदार सही मानों में साबित हो जाएंगे। जी ठीक है। मीर अफजल साहब ये कहिएगा, क्या ये अवाम समझते हैं कि ये सिर्फ सियासी नारा भी हो सकता है कि अब इलेक्शंस हैं, अब सबका ध्यान जो है तमाम पार्टीज़ का ध्यान गिलगित बल्तिस्तान की तरफ है और गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हंगामी बुनियादों पर आप क्या समझते हैं, कौन से तरक्याती मंसूबे हैं जिन्हें फौरी शुरू करने की ज़रूरत है? वो कौन से तरक्याती मंसूबे नहीं है जो यहाँ की जरूरत न हो। हमारा इलाका हाइडल पावर के पोटेंशियल से माला माल है, इसको एक्सप्लोर करना है, इस पर तवज्जो देना है। इस वक्त 24,000 मेगावाट पाइपलाइन में है और 40,000 मेगावाट आइडेंटिफाइड है। अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि हमारे पाकिस्तान के चारों सूबों को बिजली की रोशनी से मालामाल किया जा सकता है। इस तरीके से हमारे पास मिनरल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं मिनरल्स की, उनको अगर एक्सप्लोर किया जाए तो मैं कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं होगा। और साथ ही टूरिज्म में हमारा बड़ा पोटेंशियल है। हमारा 53,000 मरबा किलोमीटर का इलाका जो है टूरिस्ट रिजॉर्ट की शक्ल में मौजूद है। इसमें पहाड़ भी हैं, इसमें आबशार भी हैं, इसमें पास्चर भी हैं, इसमें ग्रीनरी भी है, इसमें जंगल भी हैं, इसमें पानी भी है, दरिया भी है, नाले भी हैं। तो अगर इन पर तवज्जो दी जाए और हमें उम्मीद है आने वाले वक्तों में इस पर काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये भी फरमाइएगा सर, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यहाँ के लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट भी पाई गई, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वो बहुत सारी वजूहात में से एक वजह जो है मुसलसल नज़रअंदाज किए जाना भी करार देते हैं। पसमानदगी है सूबे में, वहाँ पर अस्पताल नहीं है, स्कूल्स नहीं हैं। आपके ख्याल में जो अब इकदाम उठाए जा रहे हैं, ये जिन इकदाम का वादा किया जा रहा है, क्या वो अवाम को मुतमईन कर सकेंगे? बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही नहीं है कि इससे पहले कुछ नहीं हुआ है। पहले से थोड़ा थोड़ा होता रहा है। अस्पताल भी यहाँ बन गए हैं, यहाँ कार्डिक अस्पताल की तामीर मुकम्मल हो गई है, यहाँ कैंसर अस्पताल बन गया है और बड़े बड़े मंसूबे हैं। यूनिवर्सिटी बन गई है, एक नहीं 2 3 यूनिवर्सिटियाँ बन गई है, कायम हो गई हैं गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये हुआ, ये कोई 5% 10% हुआ है। Yet to be done a lot of। बिल्कुल ठीक है। मीर अफजल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात की थे और वो कह रहे हैं पहले भी काम हुआ है लेकिन बहुत से काम की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के बाद वोट हासिल करने के बाद लीडरान फिर वहाँ पर जाएंगे। बिल्कुल, और वहाँ पे काम भी करेंगे जिसकी आवाम तवक्को और उम्मीद करते हैं। लेकिन जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में हमें देख रहे हैं उन सबसे हमारी दरख्वास्त है कि इलेक्शन और इंतखाबी मुहिम के दौरान भी कोरोना की पासदारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा वो सूबा था, जो इलाका था जो कि बहुत ज़्यादा कोरोना फ्री रहा, जिन्होंने बड़े बर
वक्त इक़दाम किए थे और कोरोना पे काबू भी रखा गया था। सो अब इंतखाबी मुहिम का चलना पूरे ज़ोर शोर से बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी हिफाजत भी ज़रूरी है। आगे चलते हैं फरा, और एक और बहुत अहम मामला है। सिंध धरती की बेटी उम्मे रुबाब वालिद समेत तिहरे कत्ल के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर मैदान में आ चुकी हैं और वडेरों के सामने खड़ी होने वाली बहादुर लड़की ने गड़ी खुदा बख्श में एहतजाजी धरना भी। लेकिन जो बातें उस हवाले से सुनाई थी वो कुछ अच्छी नहीं है। इस मौके पर पुलिस ने इसे साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर जाने से भी रोक दिया। पुलिस को काम का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार की सिक्योरिटी के इंतजाम के बाइस उन्हें रोका गया है। उम्मे रुबाब गड़ी खुदा बख्श में 15 मिनट तक एहतजाजी धरना देने के बाद वापस रवाना हो गई और उम्मे रुबाब का ताल्लुक सिंध के इलाके दादू की तहसील मीठड़ से है, मेड़ से है। 17 जनवरी 2018 को मेड़ शहर में डीएसपी पुलिस के दफ्तर के सामने उनके वालिद मुख्तियार चांडियो, उनके दादा करमुल्ला चांडियो और चचा काबिल चांडियो को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। और कितनी जुल्म है कि 3 और यानी तिहरे कत्ल की ये दास्तान है, जिसके बावजूद उन्हें इंसाफ के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। उन्होंने कहा क्या और उनकी जो अंदाज़ और उनका जो रवैया था वो क्या था, वो तो हम सब ने देखा ही। मुख्तलिफ जगहों पे सोशल मीडिया पे वो एक्टिव भी रहती हैं, वो अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का इजहार भी करती हैं। वो कहती हैं कि सरदारों और वडेरों के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं, वो सिर्फ इंसाफ चाहती हैं। और चंद रोज़ कबल पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली नवाबजादा सरदार खान चांडियो ने एक बयान में कहा था कि तिहरे कत्ल से उनका और बुरहान चांडियो का कोई ताल्लुक। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। उम्मे रुबाब हमारे साथ। उम्मे रुबाब अस्सलाम वालेकुम। उम्मे रुबाब बताइए सबसे पहले तो कि आपने गड़ी खुदा बख्श में एहतजाजी धरने का फैसला क्यों किया था और वहाँ आपके साथ सूरत हाल क्या पेश आई? ये भी कहा जा रहा है कि आप वहाँ पर कुछ सियासी शो लगाना चाह रही थी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में 3 कत्ल हुए हैं, मेरे 3 बड़े शहीद हुए हैं, तो मैं इंसाफ की खातिर घर से निकली हूँ। मैं 18 साल की थी जब मैं इंसाफ की खातिर घर से निकली। अभी मैं 21 साल की हूँ। सही बात, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक बच्ची हूँ, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। मैं बस इंसाफ ही चाहती हूँ। मैं गड़ी खुदा बख्श इसलिए गई, जो कहते हैं कि मैं सियासत करना चाहती हूँ। मैं उनसे एक सवाल करती हूँ कि मेरे घर में 3 कत्ल हो गए, सियासत इन लोगों को मुबारक हो, मुझे इंसाफ लेने दे। मैं उन लोगों से भी इंसाफ नहीं मांगती। मैं इंसाफ की तवक्को अल्लाह की ज़ात से और अदालतों से रखती हूँ। मैंने पहले ही दिन से कानून की पासदारी की है और मैं करती आ रही हूँ। इंशाल्लाह मैं अदालतों से इंसाफ दूंगी। और जो ये कोर्ट्स ने अपना थोड़ा बहुत रोल प्ले किया है, उसी की वजह से इन जागीरदारों और सरदारों से पूछा जा रहा है। अभी गड़ी खुदा बख्श जाने की जो वजह थी वो यही थी कि मैं देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली सिटिंग एमपी हैं पीपल्स पार्टी के। मेरी पीपल्स पार्टी से तो कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैं जो है पूरी क़यादत के खिलाफ जाना चाहती हूँ, ना मैं जाना चाहती थी, पर मुझे मजबूर किया जा रहा है। मैं फिर भी पीपल्स पार्टी की क़यादत से कहती हूँ कि इस खुदारा इस मसले को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। जब इनसे पूछा जाता है कि उम्मे रुबाब के बारे में आप क्या कहेंगे, तो ये कहते हैं कि ये सब जुडिस मैटर है। पर अभी कोर्ट और पुलिस जो अपना रोल प्ले कर रही है, ये उनके कुछ दिन पहले सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो जो इनके एमपी हैं, उनके घरों पे पुलिस ने चढ़ाइयाँ की, रेड किए। उसी वजह से पूरी इनकी क़यादत सरदार चांडियो के साथ बैठकर। ठीक है उम्मे रुबाब, ये भी बताइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने शुरू हो गई है। ये आप तो ये सब कह रही हैं उम्मे रुबाब, और आपके तो तरफ से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, आपने हर जगह अपने इस मौक़िफ़ का इज़हार किया है। लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है, पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली नवाबजादा सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो, वो कहते हैं उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि आप कहती हैं कि आपके पास इसके वाज़ेह सबूत हैं, तो फिर ये मामला जो है ये इतना अरसे से चल रहा है, इसका फैसला क्यों नहीं हो जाता? और आप क्या समझती हैं कि क्या वजह है कि उनकी पुष्टपनाही की जा रही है? देखिए, ये लोग एक पॉइंट कहते हैं हमेशा कि इनका अपना पर्सनल मैटर है, तो ये कोर्ट्स इनकी जो प्ली है, जो इनकी ये बात है वो रिजेक्ट कर चुकी है। कोर्ट्स ने क्लियरली लिखा है कि तुमनदार काउंसिल जो बनी है उसकी वजह से ये मर्डर हुए। बाकी रही बात कि जो मैं एक बात ये यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, मैं इसीलिए गई थी, ये कहते हैं कि हमारा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये किस हिसाब से ये कहते हैं? क्योंकि ये हमारे ट्राइब के सरदार तो थे। मेरे वालिद ने जो इनके खिलाफ तुमनदार काउंसिल बनाई थी,
उसी वजह से मर्डर हुए। कोर्ट से एक जो है चीज वाज़ेह कर चुकी हैं। और उसके अलावा अभी पुलिस ने, आईजी साहब खुद कुछ दिन पहले आए थे, वो एडमिट करके गए कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बिल्कुल सिंध के जो जागीरदार हैं सरदार खान चांडी और बुरहान चांडी, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तभी हमने उनके घरों पे रेड किए हैं कि जो मफरूर मुल्ज़मान है, हमें इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने ही छुपा के रखे हैं। अभी कोर्ट्स रोल प्ले कर रही है, तो पूरी क़यादत उनके साथ बैठकर पुलिस और मेरे खिलाफ बातें करना शुरू हो गई है। और मैं गड़ी खुदा बख्श इसीलिए गई थी कि उनकी जो क़यादत है, हम भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। ये कह रहे हैं कि मेरे बाप उन कुव्वतों के हाथों से इस्तेमाल हो रही है जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। तो मुझे बताएं, जब ये मर्डर हुए थे तो मेरे दादा यूसी चेयरमैन, सिटिंग यूसी चेयरमैन, चाचू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर थे पीपल्स पार्टी की टिकट से। तो जो मरने वाले थे वो भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था उनका, जो मारने वाले थे उनका भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था। तो उस टाइम ये बताएं कि अभी वो ये लोग क्या कहेंगे, मतलब FIR कटाने वाले भी पीपल्स पार्टी के थे। जी ठीक है, हो रही थी उमर बाप, ये फिर बता दीजिएगा हमें कि IG साहब से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद तब्दीली क्या आई है केस के अंदर? कोई फ़ायदा हुआ आपको उस मुलाकात के बाद? IG साहब ने ये जब एडमिट करके गए कि सरदारों का हाथ है, जाकर उन्होंने, पुलिस ने रेड किया सरदारों और जागीरदारों पे, उसी वजह से आज पूरी क़यादत इनके साथ है। मैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहिबा के पास इनकी शिकायत लेकर गई थी कि आज अगर वो तो आपको रोका किसने? मजलूम का साथ दे रोका किसने है मज़ार पे जाने से, और क्या वजह बताइए आपको रोकने की? पुलिस ने मुझे रोका। अब बताएं, अब ये क्या कहेंगे? पुलिस ने मुझे भी तो रोका ना जाने से। तो ये कहते हैं कि पुलिस इनके कहने पर कर रही है। तो मुझे ये बताया जाए कि मेरा आखिर कसूर क्या है? पुलिस ने रोका कि इंतजामिया ने मना किया हुआ है कि उम्मे रुबाब आ रही है, मज़ारों के जो गेट है वो बंद कर दें। तो मुझे बताया जाए, मैं 21 साल बच्ची हूँ, ये क़यादत पूरी मुझे दुश्मन क्यों मान रही है? मतलब अगर मैं इंसाफ मांग रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ, मेरा जुर्म है। मुझे बताया जाए कि मेरा कसूर क्या है? जब मैं इंसाफ की खातिर निकली, मुझे इंसाफ लेने दिया जाए ना। ये अगर कहते हैं सब जुडिस मैटर है तो कोर्ट को डिसाइड करने दिया जाए। मैं तो साबित करने ठीक है, कोर्ट को डिसाइड करने दिया जाए। मेरे बाप बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थी दास्तान, उन्होंने हमारे साथ शेयर की। टाइम फॉर ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक अच्छी खबरें जो हमें मिल रही है ना, वो बेहतरीन खबरें जिनको सुन के खुशी बहुत ज़्यादा होती है और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सुकून मिलता है आपको, एक रूहानी, एक कल्बी सुकून ऐसी है कि ज़ायरीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सऊदी हुकूमत ने 7 माह बाद उम्रे की बहाली के तीसरे मरहले का आगाज़ कर दिया है। बैरून मुल्क से महदूद पैमाने पर हिजाज़ मुक़द्दस आमद शुरू हो गई है ज़ायरीन की। और अरब मीडिया के मुताबिक इतवार के रोज़ से उम्रे की अदायगी के तीसरे मरहले का आगाज़ हुआ, जिसमें मकामी शहरियों समेत बैरून मुल्क से आए ज़ायरीन भी शामिल है। रोज़ाना की बुनियाद पर कुल 20,000 अफराद उम्रा अदा करेंगे। बिल्कुल, और सऊदी हुकूमत के मुताबिक मस्जिदुल हराम में 60,000 अफराद को नमाज की अदायगी और इबादत की इजाज़त होगी। उम्रे के तीसरे मरहले के आगाज़ के पेश नज़र मस्जिदुल हराम में कोरोना वायरस से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली गई हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं, इरादा है, नीयत है, तो दुआ हमारी आपके साथ कि अल्लाह ताला आपकी नीयत जो है और आपका इरादा जो उसमें कामयाब करे। लेकिन कोरोना SOPs को ज़रूर मद्देनजर रखिएगा और उसके बारे में ज़रूर मुशावरत कर लीजिएगा। जो भी आपका 3 दिन आइसोलेशन करनी है जी। अच्छा, हाँ, 3 दिन आप आइसोलेट होंगे वहाँ पर। तो 3 दिन आइसोलेशन में गुजारने होंगे, जिसके बाद ज़ायरीन खुसूसी बसों में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी उनको मुंतकिल किया जाएगा। और पाकिस्तान से भी 81 लोग जो हैं वो कल गए हैं इस्लामाबाद से। आपका नाम है उन 81 लोगों में? मैं तो इधर हूँ, अभी इधर बैठा हूँ। अल्लाह करे कि हमें भी कितने हमजा कितने से मैं तो इधर हूँ। मेरा ख्याल है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है उसके बारे में जानते हैं। मौजूद हैं जुनैद अब्दुल कादिर माईगा। ये खुशखबरी और इसके हवाले से मजीद क्या इक़दामात हैं जो कि लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं? अल्लाह के फजल से सऊदी अरेबिया ने अनाउंस कर दिया रिगार्डिंग दी उमरा पॉलिसी स्टार्टिंग। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और इसके अंदर इन्होंने जो है वो अभी 10,000 आदमी की जो है वो रखी है। एक हफ्ते के अंदर दुनिया भर से जो 10,000 आदमी विज़िट करेंगे सऊदी अरब और उमरा, ये 1300-1400 आदमी जो है वो पर डे की एवरेज आती है, जो बहुत थोड़ी सी एवरेज है। क्योंकि इसके अंदर दुनिया के बहुत सारे जो हैं मुस्लिम ममालिक की जिनकी बड़ी तादाद में लोग उम्रा करते हैं, दे ऑल आर वेटिंग कि इसको जाएँ। तो उसके अंदर मुझे ऐसे लगता है कि ये उस पर कोटा लगाएंगे।
और नंबर इस तरह आस्ते आस्ते बढ़ाते रहेंगे, इस तरह नंबर्स बढ़ते रहेंगे। और सऊदी अरबियन एयरलाइंस को जो इनकी नेशनल कैरियर है उनके थ्रू जाएंगे। एट द मोमेंट जो नेशनल कैरियर का जो फेयर आया है वो अप्रॉक्सीमेट 1,10,000 रुपये से 1,30,000 रुपये के दरमियान है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दैट वुड बी दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इसके अंदर अभी काफ़ी क्लेरिफिकेशंस बाकी हैं कि इन बाकी दिनों में जब हम वहाँ पर होंगे तो क्या हम नमाजें सारी पढ़ सकेंगे या उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, तवाफ डेली बेसिस पे कर सकेंगे या कुछ लिमिटेशंस इस 10 दिन के ट्रिप पे सिर्फ एक ही उम्रा कर सकते हैं या आप मल्टीपल उम्रा कर सकते हैं। एट द मोमेंट ये सारी चीज़ों जी ठीक है। ट्रैवल एक्सपर्ट हैं जुनैद साहब, इनसे ये भी जान लेते हैं कि कोरोना टेस्ट और करंतना के हवाले से ज़रा हमें बता दें, ना हमारे व्यूअर्स को भी बता दें, ज़ायरीन को किन किन बातों का ख्याल ज़रूरी रखना होगा। यहाँ से आपको कोविड का टेस्ट करना होगा, फिर वहाँ आप सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ भी कोविड का टेस्ट होगा। उस कोविड के टेस्ट के बाद आपको जो है वो लोकल उम्रा जो कंपनी होगी जिसके थ्रू हम वीज़ास लेते हैं और ई वीज़ास हो गए, सारे पेपर वीज़ास हो गए, तो वो अपने आपको सारे SOPs को फॉलो करते हुए और सारे के सारे अरेंजमेंट्स के साथ लाइक सोशल डिस्टेंसिंग एंड आपके मास्क का पहनना, सैनिटाइजेशन करना और चीज़ों के साथ सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको उम्रा कराएंगे और उसके साथ उनके लोग साथ होंगे ताकि आपका अमल भी ठीक हो जाए और सारे SOPs भी फॉलो हो जाए। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको 3 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा होटल के अंदर और सारी डिटेल्स क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही। इसमें अभी और क्लियरिफिकेशन की बात जी ठीक है। जुनैद अब्दुल कादिर साहब, आप ट्रैवल एक्सपर्ट हैं, ये भी फरमा दीजिएगा कि कितना फ़र्क पड़ेगा पैकेजेस पे, इसलिए कि हम लोग तो जैसे कहते हैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, तो कितना एडिशन हो गया है पिछले उम्रा पैकेज से, अब कितना फ़र्क पड़ सकता है पैसों में? टोटल पैकेज जो ये कह रहे हैं फॉर द ट्रैवल ऑफ उम्रा दैट वुड बी 10 डेज। 3 दिन क्वारंटाइन के होंगे, 4 दिन गालिबन मक्के मौज़मा के हैं और 3 दिन मदीना मुनव्वरा के हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे हाज़िरी की और सलाम। अब जो सबसे अहम बात यह है कि जब आप 10 दिन का जब आप ट्रिप कर लेंगे उसके अंदर जो है वो आप एक दफ़ा उम्रा कर सकेंगे और आपको 3 दिन क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा। फिर आपकी टिकट की प्राइस भी इतनी हो रही है, फिर होटल में रहेंगे तो होटल की प्राइस भी रहेगी। तो ये यकीनन जो है ना उम्रा के जो है प्राइजेस विल गो अप और ये जो है ना उम्रा के जो पैसेंजर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी जो है ना वो एक्स्ट्रा बर्डन्स भी कोविड की बिना पे पड़ेगा। तो आने जाने के टेस्ट भी हैं, जाने से पहले भी टेस्ट है, वहाँ पर भी टेस्ट है, फिर वापस आएंगे तो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि एयरपोर्ट पे जो है टेस्ट होगा। तो हर उम्रा ज़ायरीन को बज़ाहिर तो 3 टेस्ट कराने पड़ेंगे। ठीक है। जुनैद अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्राइसेस बढ़ जाएंगी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त इजाज़त मिल गई, अल्लाह ने कह दिया कि आप इधर आएँ और अब पाकिस्तानी भी वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा, जब ये सारी बातें होनी थी ना तो मुझे वो दिन याद आ रहे थे जबकि हम हरम में पाक जाते थे और हम खाना काबा को छू सकते थे, उसकी दीवार से लिपट सकते थे, हम मकाम इब्राहिम और मकाम मुल्तज़म पे वो लिपट के रो के दुआएं कर सकते थे, हम अपने दिल का हाल जो है वो खोल के अपने रब के सामने बयान कर पाते थे। अब वो कैफियत तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को अपने सामने काबतुल्लाह को देखने की जो एक ज़ियारत की जो एक सादत नसीब होगी वो यकीनी तौर पर खुश नसीबों के हिस्से में आएगी। मगर हमारे वो बैरून मुल्क जाने वाले लोग जो दुबई गए थे उन्हें भी वापस भेज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अगर कोरोना टेस्ट करवाए भी थे तो वो उन इदारों से नहीं थे जो कि सर्टिफाइड थे। सो बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में आजकल अगर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो बहुत से सवाल करें अपने ट्रैवल एडवाइज़र से या ट्रैवल एजेंट से, उससे पूछें कि वो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको गाइड करें, उसके बाद ही आप किसी तरफ निकलने का ऐसी लैब से ना कराएं जो रजिस्टर्ड नहीं है। आप ये कहें कि जी कि सस्ता टेस्ट हो रहा है हम इसलिए करवा लें, फिर आपका टिकट भी ज़ाया हो सकता है। क्योंकि दुबई के बहुत सारे मुसाफिरों को वहाँ पे बड़ी हजीमत का मुश्किल का सामना करना पड़ा, उन्हें वापस भेज दिया गया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा जी, कुछ सेहतमंद एक्टिविटीज़ की बात करेंगे और साइकिल चलाइए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। साइकिल ना सिर्फ माहौल दोस्त सवारी है बल्कि साइकिलिंग जिस्मानी वर्जिश की बेहतरीन किस्म है जो हर उम्र के अफराद के लिए बहुत अच्छी है। आपको साइकिल चलानी आती है? साइकिल ही चलाते हैं हम, तो छोटे होते से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। अब साइकिलें चलानी आती अब बहुत महंगी हो गई हैं। फरा अच्छा है आपको नहीं चलानी आती है, इतनी महंगी साइकिल्स हो गई, ऐसे लग रहा होता है कि आप मोटर बाइक लेने के लिए जा रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों साइकिल चलाते हुए ना वो घुटने छलने का जो एक डर रहता है ना, मैं सारी जिंदगी उस फोबिया पे नहीं वो ओवरकम कर सकी। मुझे 2 डर लगते हैं हमजा।
एक तो ये कि खुदा ना खासा आप गिरेंगे तो आपके मुंह पे चोट लगेगी और दांत जो है वो टूट जाएंगे, अजीब अजीब खौफ या घुटने चल जाएंगे। लेकिन अपने खौफ को आपने मेरी तरह तारी नहीं होने देना अपने ऊपर, इसलिए कि ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, बहुत हेल्दी एक्टिविटी। और इसी मकसद को सामने रखते हुए फरा शहर इक़्तिदार में साइकिल रैली का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है। वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा ने रैली का इफ्तिताह किया। शहर इक़्तिदार से ना पहचाना ही नहीं जाता कि इस्लामाबाद की बात हो रही है, लेकिन हाँ शहर इक़्तिदार जो है इस्लामाबाद में इस रैली का जो है इफ्तिताह किया गया है। और इस मौके पे फहमीदा मिर्जा साहिबा ने कहा कि बहुत अच्छा कदम है, इस हवाले से हमने कुछ बातचीत भी करनी है और जानना भी है। मरियम मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी मरियम, बताइएगा। एक जमाना था जब ज़राए आमदोरफ्त के लिए साइकिल का रिवाज आम था। ऐसी सवारी जो माहौल दोस्त भी और सेहत के लिए मुफीद भी। फिर जिद्दत आई, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल आए और साइकिल का पहिया रुक गया। लेकिन एक बार फिर इस्लामाबाद में एक साथ कई साइकिलें चल पड़ी। गैर सरकारी तंजीम ने 7th एवेन्यू मेट्रो स्टेशन से दीज चौक तक साइकिल रैली का इनेकाद किया। वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राब्ता अमूर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने फीता काटा और साइकिलें रवा दवा हो गयी। इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि साइकिल का एक पूरी लेन बने और जिसमें सेफली हमारे बच्चे हैं कि वो साइकिलों पे ज़्यादा से ज़्यादा सवार करें। बच्चों और बड़ों सभी ने साइकिल चलाई। शहरियों ने कोरोना के दौरान सेहतमंदाना सरगर्मी को सराहा। समझा जाता है कि साइकिलिंग गरीब बंदे की मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है ये। और ये कि फैमिलीज़ को इसके अंदर टारगेट किया जा सकता है कि वो इसके अंदर और मज़ीद इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और मैंने इसलिए पार्टिसिपेट किया कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बहुत है ये चीज़। एक तो जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रैली के मुंतज़मीन का कहना था कि साइकिल के सफर को फरोग देकर माहौल को आलूदगी से बचाया जा सकता है। महंगाई के दौर में सस्ती सवारी जरूरी है। साइकिल चलाने के लिए बाकायदा ट्रैक्स बनाए जाएं। लोगों को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए घर से बाहर निकल के अपनी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, और ये साइकिलिंग एक्टिविटी जो कि अट्रैक्ट करेगी फैमिलीज को। हर महीने के पहले हफ्ते साइकिल रैली का इनेकाद किया जाएगा। मुंतज़मीन ने शहरियों से अपील की है कि वो आएं और रैली का हिस्सा बने। गाड़ियों का धुआं माहौल का दुश्मन है। साइकिल चलाएं, माहौल को बचाएं और तंदुरुस्ती पाएं। यही है इस साइकिल का पैगाम पूरी कौम के नाम। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़ इस्लामाबाद। जी बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। साइकिलिंग रैली के जो ऑर्गेनाइजर हैं नवीद इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बताइएगा कि क्या मकसद है इस साइकिलिंग रैली का और जो रिस्पॉन्स आया है इस्लामाबाद वालों की जानिब से, कैसा रिस्पॉन्स है, लोगों ने कितनी बड़ी तादाद में शिरकत की है? जी वालेकुम सलाम और थैंक यू 92 न्यूज़ फॉर इनवाइटिंग अस एंड कवरिंग दिस इवेंट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ इसके दो अहम मकासद हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है हमारे शहरों में, तो हम समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कार सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम रोड्स वाइडन करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं और ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ जाती है। असल में जो इस बात की कमी है वो ये है कि हम जो है वॉकिंग और साइकिलिंग को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा नहीं समझते, और वो ना समझने की वजह से हमारे शहरों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारी एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, हमारी ट्रैफिक कंजेस्शन जो है वो मज़ीद अबतर होती जा रही है। तो हमारा मकसद ये था कि हम साइकिलिंग को एज आ मोबिलिटी ऑप्शन जो है वो लोगों को बताएं, अवेयरनेस दें। और लोगों से ज़्यादा जो अवेयरनेस है वो हुकूमतों को चाहिए कि गवर्नमेंट जो हैं वो हमारी वो इस बात की तरफ नहीं आती कि लोगों को जो है वॉकिंग और साइकिलिंग के जो है वो मौके फ़राहम करें। दूसरी जो बात अहम है वो ये है कि शहर जो हैं उनके अंदर हमें फैमिलीज़ को रिक्रिएशन और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने का मौका देना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये साइकिलिंग ऐसी हेल्दी एक्टिविटी है वीकेंड्स पे, क्योंकि वीकेंड्स पे लोगों को जो है स्वाय बाहर निकल के खाने के अलावा और पब्लिक प्लेसेस है वो ऐसी होती नहीं है जिसमें लोग फैमिली के साथ इकट्ठे जा सकें। तो कल जो लोगों का हमने रिस्पांस देखा कि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले, बच्चों के साथ बाहर निकले, छोटे छोटे बच्चे लेके आए, और हमने चूँकि थैंक्स टू DC इस्लामाबाद, थैंक्स टू ट्रैफिक पुलिस और टाइगर फोर्स इस्लामाबाद, और उन सब ने मिल के हमें जो है एक सेफ़ स्पेस प्रोवाइड की, और उसकी वजह से बच्चे जो हैं उनको एक सेफ्टी का एहसास हो रहा था, और उस सेफ्टी की वजह से बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे। तो आई थिंक दिस वाज अ मैसिव रिस्पांस। लेकिन नवीद साहब जो आपने बात की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी यही बात कर रही थी जब हम लिंक कर रहे थे कि जो एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एहसास है ना, कि आपको पीछे से हॉन्क नहीं करेगा। आपने बात की पेडिस्ट्रियन राइट की, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे हम गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, फिर साइकिल लेन है ही नहीं हमारे यहाँ पे, साइकिल ट्रैक्स है ही नहीं हमारे यहाँ पे, रिस्पेक्ट ही नहीं है उस शख्स की जो कि साइकिल पे जा रहा
हो और उसको रास्ता देने की या उसको भी गुजरने का हक जो है वो देने की बात की जाए। इन इश्यूज़ के बारे में आपके ख्याल में हम कब तक और कैसे जो है आगाह होंगे और कब तक हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकेंगे? जी थैंक यू। आई थिंक ये जो चैलेंज आपने बताया है ये दुनिया के हर शहर के अंदर ये चैलेंज मौजूद रहा है और इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जो हुकूमतें होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। लोगों की अवेयरनेस एक तरफ है, जैसे मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर आप ये देखें कि हमारी हुकूमत किसी भी शहर में कितने पैसे जो अवाम के पैसे हैं टैक्सेस के वो गाड़ियों के लिए खर्च कर रही है, यानी रोड्स बड़े कर रही है, रोड्स के ऊपर पुल बना रही है, और कितने पैसे गवर्नमेंट जो है वो पेडेस्ट्रियन पैथ्स और साइकिलिंग पाथ्स के ऊपर लगा रही है। अगर आप ये कंपैरिजन करें तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट को हमें ये डेमोक्रेटिक जो है यूज़ ऑफ स्पेसेस इंश्योर करना होगा। आई कॉल इट डेमोक्रेटिक यूज़ ऑफ स्पेस, कि जहाँ पे पैदल चलने वाले का भी हक हो, जहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड बंदे का भी हक हो, बूढ़े लोगों का, बच्चों का, सिर्फ कार के लिए शहर ना बनाए जाएं। तो ये प्रोसेस जो है ये चैलेंजिंग है, लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को सही तरफ जो है वो हमने लगाना है, और दूसरा आस्पेक्ट जो है वो हमने लोगों की ट्रेनिंग अवेयरनेस करनी है, जो हमारे ड्राइवर्स की भी, कि आपने कैसे जो है वो पेडेस्ट्रियन और साइकिलिंग वाले लोगों का ख्याल रखना है, शहरों के अंदर ट्रैफिक कैसे रेगुलेट करनी है। आप जानते होंगे कि जो बड़े गुंजान आबाद शहर हैं, जैसे वेस्ट की बात की जाए, हमें बताया जाता था कि हॉलैंड के वजीर जो है वो साइकिल पे आते हैं, तो वहाँ पर तो अक्सर लोग जो है साइकिल पे जाते हैं, साइकिल जिंदगी के मामूल का हिस्सा है। वहाँ पे सिटी सेंटर्स जो हैं वो नो कार जोन्स हैं, आप नहीं जा सकते। अगर आपने जाना है तो आप 4-5 किलोमीटर पीछे गाड़ी खड़ी करें, पैदल चल के जाएं, या फिर साइकिल स्टैंड से आप कुछ पेनीज और कॉइन्स की साइकिल लें और उस पर आप ट्रैवल करें। हम नहीं इस तरफ आ पा रहे, हमारी हर वक्त ट्रैफिक कंजेशंस पे ये जो इलाके हैं यहाँ पर हवा का जो क्वालिटी है वो भी बहुत ख़राब हो जाती है। तो इस बारे में आप समझते हैं कुछ किया जा रहा है? ये मेरे ख्याल में अभी एफर्ट्स स्टार्ट हो रही हैं, और जो आपने बाहर के शहरों का भी मौका दिया उसको मैं हमेशा इस तरह से बताता हूँ कि जो है हम जब भी पाकिस्तान में टूरिज़्म की बात आती है तो हम हमेशा नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करते हैं, लेकिन जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आप यूरोप गए हैं, आप अमेरिका गए हैं, आप कहाँ गए थे, वो कहते हैं हम उनके सिटी सेंटर गए थे। तो मैं उनको कहता हूं कि टूरिज़्म जो है वो अर्बन टूरिज़्म है। 95% दुनिया में टूरिज़्म अर्बन टूरिज़्म होती है, और अर्बन टूरिज़्म के लिए यू नीड टू फील द सिटी, यू नीड टू वॉक इन द सिटी, यू नीड टू साइकिल इन द सिटी। तो अगर हमने पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हेरिटेज है, कल्चर है, फूड है, अगर हमने इस अर्बन टूरिज़्म को भी जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसको प्रमोट करना है, तो हमें वॉकिंग और साइकिलिंग अपने सिटी सेंटर्स में इंश्योर करनी होगी। छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, जैसे अभी हमने इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है कि फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ जो है वो आप साइकिलिंग संडे डिक्लेयर करें, 1। सेकेंड जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता कुछ साइकिलिंग लेन्स डेडिकेट करें। तो अगर हम इस्लामाबाद से ये सफर स्टार्ट करें तो बाकी शहर पिकअप करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा स्टेप है, और ये लोग जिस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं ये बढ़ते चले जाएंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि जब आप बाहर जाते हैं तो यही फर्क है जो कि वहाँ और यहाँ पर आप देखते हैं। अब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और चलेंगे टॉप स्टोरीज की तरफ। कोरोना मजीद 17 जाने ले गया। 24 घंटे में 997 नए केसेस रिपोर्ट। 16 कोरोना केसेस सामने आने पर खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर का सर्जिकल वार्ड बंद। ट्रंप का राज रहेगा बरकरार या जो बाइडन होंगे बरसरे इक़्तिदार। अमेरिका में सदारती इंतखाब की जंग कल छिड़ेगी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले में सख्त मार्के वाली रियासतों पर तवज्जो। अयूबिया नेशनल पार्क में 129 बरस पुरानी सुरंग को सियाहों के लिए खोल दिया गया। फन तामीर की शाहकार सुरंग की तामीर 1891 में अयूबिया और खैरा गली के दरमियान की गई थी। तो जी जनाब, बात उसी कोरोना वायरस जहां हमने शुरू की थी कि दूसरी बार जो है कोरोना वायरस पाकिस्तानियों पर हमला आवर हो चुका है। हुकूमत ने शहरियों को लाख समझाया मगर लोगों के कान पर एक जूं नहीं रेंगी, और कान से सुनते थे दूसरे कान से निकाल देते थे। अब सब परेशान है और नतीजा निकल रहा है उसका, और वो ये है कि हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। एहतियाती तदाबीर में गफलत से अमवात में भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता जुमेरात को 1078 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई, जबकि
में 20 अफराद हलाक हुए। याद रहे कि लगभग 3 माह के वक्फे के बाद पाकिस्तान में यौमिया मुतासरीन की तादाद 1000 से ऊपर होगी। हमजा, आपको पता है आखिरी मरतबा ये 29 जुलाई थी जब यौमिया मुतासरीन की तादाद 1000 से ज़ायद आई थी। हुकूमत वायरस का फैलाव देखते हुए मुतअद्दिद बार सख्त इक़दाम का इशारा भी दे चुकी है। मास्क पहनना लाजमी करार दिया हुआ है। मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात 10 बजे बंद करने का भी हुक्म दिया हुआ है। हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ जंग में शहरियों को भी साथ मिलाने का फैसला किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे आप उस दिन ऑरेंज लाइन का वो कर रहे थे कवर, आपने देखा था किसी को मास्क पहनने में? बहुत कम जिस वक्त हम एंटर हो रहे थे ना, वो देख रहे थे कि मास्क है कि नहीं, और सबके पास फरा मास्क मौजूद था। ऐसा नहीं है कि आपके पास मास्क था नहीं, आपने अंदर जाके नहीं पहना था, ये अलग बात। ये अच्छा, फिर मैं एक पिछले दिन एक शादी पे जाने का इत्तेफाक हुआ हमजा, यानी वहाँ पे ये कि आप जब एंटर हो रहे होते हो तो चेक करते हैं आपके पास मास्क है, आप सैनिटाइजर है, और जैसे ही आप अंदर जाते हैं ना तो ख़वातीन तो मास्क भी उतार देती हैं और एक दूसरे से जादू की जप्फी भी डाल रही होती है। तो वो समझ नहीं आता कि उस वक्त इंसान जो है वो क्या करे। खुदा के लिए एहतियात करें ताकि आप इस, और वहाँ पर कितने खानदान मौजूद होते हैं, कितने खानदान, मतलब चंद एक लोग नहीं, उसने अपने, अगर एक बंदा भी आया शादी पर, उसने वापस अपने पूरे खानदान के पास जाना है, तो खतरा कितना बढ़ जाता है। सो मुझे, हमें सबको मालूम है कि हमारी रिवायात हैं, लेकिन हमें SOPs की फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ सैयद तजम्मुल हुसैन साहब हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ों को और उनके डाटा को देखते हैं, और NCOC को ये फराहम भी कर रहे हैं, इनकी कंपनी कर रही है, LFT के नाम से कंपनी है, उसके CEO हैं तजम्मुल हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। तजम्मुल हुसैन साहब, बताइएगा, कोरोना वायरस की पहली लहर जो थी वो हमने ये समझा कि पाकिस्तानियों पर कुछ खास असरअंदाज नहीं हुई और हिकमत अमली से काबू भी पाया गया हुकूमत की जानिब से। दूसरी लहर को आप कितना खतरनाक समझ रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने शो में इनवाइट किया। देखें, हम लोग जब भी रिसर्जेंस की बात करते हैं तो हम बाकी की पूरी दुनिया को स्टडी कर रहे होते हैं, एक एक कंट्री को। अभी जिन कंट्रीज़ में सेकंड वेव आई है, अनफॉर्चुनेटली उनकी तैयारी के बावजूद सेकंड वेव ज़्यादा ख़तरनाक आई है। सेकेंड वेव से अमवात भी ज़्यादा हुई हैं, सेकेंड वेव से लोग इन्फेक्ट भी ज़्यादा हुए हैं। तो दोनों लिहाज से सेकेंड वेव तैयारी के बावजूद मुल्कों के लिए, स्पेशली यूरोप साइड की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ज़्यादा डेडली रही है। ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिएगा, तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए इसमें तो हमें, जी फरमाइए, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमें पाकिस्तान के हवाले से भी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि अभी हमारी सेकेंड वेव स्टार्ट हुई है। हमारे लिए जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है, जो अभी आप लोग अपने इंट्रो में भी कवर कर रहे थे, कि शायद हमारे दिल से वो खौफ निकल गया है कि कितनी बड़ी बीमारी है और हमें इसको कितना संजीदगी से लेना चाहिए। हमें इसके ऊपर बहुत अशद ज़रूरत है कि हम फोकस करें और इसको सीरियसली लें। बिल्कुल सही। अच्छा, जहाँ तक हमें इल्म है कि डेटा के ऊपर आप काम करते हैं और एक कर्व भी हमेशा से डिज़ाइन किया जाता है ना, कि अभी जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर प्रिडिक्टेड सूरत हाल जो है वो क्या है। तो आप हमें बताइएगा कि अवाम की बेहतियाती और उसके साथ साथ दूसरी लहर का खदशा और ख़तरा, हमारे पड़ोसी ईरान में भी, इंडिया में भी जो सूरत हाल है इस वक्त पूरी दुनिया में, आप क्या देख रहे हैं? को प्रिडिक्टेड कर्व क्या आप देख रहे हैं और क्या सूरत हाल है जिसके बारे में इक़दामात लेने की जो आप सजेस्ट करेंगे? जी देखें, मैं आपसे बात कर लेता हूँ इंडिया की। सबसे पहले अगर आप 15-16 जून में पाकिस्तान के नंबर्स देखें तो हमारे 6000 से तजावुज़ कर चुके हुए थे टोटल नंबर ऑफ़ डेली केसेस। फिर हमारे केसेस नीचे आने शुरू हो गए। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के केसेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ करता था। इस वक्त इंडिया 3 मिलियन से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट कर चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा केसेस 3 मिलियन से। वहाँ पे अमवात भी लाखों में हो चुकी हुई हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान पे ख़ास करम किया था और जो हमारी स्ट्रैटेजी थी माइक्रो लॉकडाउन की, स्मार्ट लॉकडाउन की और उस वक्त के हिसाब से SOP एडहेरेंस की, वो काफ़ी अच्छी थी। अब अगर देखा जाए तो मैं आपको बाकी मुल्कों से मिसाल देता हूँ। 10-10 हज़ार केसेस पर डे रिपोर्ट हो रहे हैं मुल्कों में जिनमें सेकेंड वेव आ चुकी है। वहाँ पे अमवात भी उसी हिसाब से हो रही हैं, हज़ारों के साथ से अमवात भी हो रही हैं। स्पेशली आप यूरोप की बात करिए क्योंकि यूरोप में इस वक्त सेकेंड वेव चल रही है। आप UK के अंदर देखें, वहाँ पे दोबारा लॉकडाउन की बात हो रही है कि पूरा शहर ही बंद कर दिया जाए। तो लंदन की बात हो रही है कि वहाँ पे स्कूल्स वगैरह को किस तरह डील कर। जी बिल्कुल। तो हमें भी ये देखना होगा कि क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारे सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हमारे सारे इकोनॉमिक साइड पे जो
हमारा इम्पैक्ट आएगा उसका, क्या हम उसे दोबारा से झेल सकते हैं, क्या हम दोबारा से एक लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं? अगर नहीं तो उसका एक ही तरीका है, हमें SOPs को बहुत स्ट्रांगली अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को एज ए ड्रेस कोड अडॉप्ट करना पड़ेगा। जी ठीक है। तजामुल, ये भी बता दीजिएगा कि स्कूल खुले, स्कूल खुलने के बाद आपने क्या देखा, क्या ट्रेंड रहा, क्या स्कूल एक मौजब बने कि कोरोना वायरस जो है वो बढ़ रहा है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, और दूसरा अब शादियां हो रही हैं, शादियों का सीजन है, उसके बाद आपने देखा क्या शादियों की वजह से भी कुछ केसेस बढ़ रहे हैं? जी अच्छा, जब भी कोई वायलेशन होती है ना, तो आप इस तरह समझिए कि हमें डेटा से पता चलता है कि 14 दिन बाद उसके केसेस हमारे सामने आना शुरू होते हैं। ऐसे नहीं है कि आज वायलेशन हुई कल केस आ जाएगा। इट टेक्स अराउंड 10 to 14 डेज बिफोर दैट केस अपीयर्स। और डेथ्स के मामले में इट टेक्स अराउंड 20 to 21 डेज के वो डेथ रिपोर्ट होती है। इस साइकिल है इस पूरा डिजीज़ का। देखिए, स्कूल्स के मामले में अगर मैं बात करूँ, पूरी दुनिया से हमें पता चलता है कि बच्चे अगर इन्फेक्ट हो तो उनकी बीमारी जो है वो उनको रिकवरी 99-100% की तरफ होती है कि वो रिकवर अल्हम्दुलिल्लाह कर जाते हैं। बच्चों में डेथ रेट बहुत कम होता है, लेकिन बच्चे सुपर स्प्रेडर्स का काम करते हैं, वो बीमारी घर लाने का बायस बनते हैं, जो बड़े बुजुर्गों के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। जहाँ तक बात रही शादियों की, शादियों के अंदर भी ये है कि आप कम्युनिटी में स्प्रेड कर रहे हैं डिजीज़, जिसमें बड़े भी हैं बच्चे भी हैं। वो कम्युनिटी स्प्रेड जो है ना, उसका फिर कंट्रोल बड़ा मुश्किल हो जाता है, और गवर्नमेंट के लिए भी ट्रैक डाउन करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कहाँ बीमारी गई, कौन कौन इसका स्प्रेडर्स बना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, थैंक यू वेरी मच, अपडेट किया। हमजा, इस हवाले से थोड़ी सी बात करें ना, तो आप स्कूल्स खुले हैं अभी यूके में, उन्होंने स्कूल्स नहीं बंद किए, लेकिन बाकी हर जगह ये जो रेस्टोरेंट्स या फिर और उनकी ऐसे तफरीह मकामात, वहाँ पर उन्होंने सख्त लॉकडाउन लगा दिया, दिसंबर तक बंद करती है, गैदरिंग्स पे पाबंदी लगा दी है। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ भी बाज नहीं आते ना। एक ऐसी गैदरिंग का मुझे भी पता है जो बर्मिंघम में हुई, शादी का कोई इवेंट था, उन्होंने कहा कि हम छुप छुपा के जो है ना घर के अंदर लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, पड़ोसियों ने इत्तला कर दी और 10,000 पाउंड तक जो है वो जुर्माना किया गया। यहाँ पे तो पड़ोसियों के साथ लड़ाई शुरू हो जाए, अगर पड़ोसी बता देना कि जी कि यहाँ पर रूल्स। एक दफा मेरी हुई, एक हमारे पड़ोस में कोई वाकया हुआ और मुझे लगा कि कुछ खुदा न खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो गया, और मैंने 15 को फ़ोन कर दिया और पुलिस आ गई। तो वो पड़ोसी जो मुझसे लड़ने लग पड़े, उन्होंने कहा कि आपने पुलिस को बुलाया, तो बुलाया क्यों? मैंने कहा मुझे लगा कि आपके घर कोई हादसा खुदा न खास्ता हो गया है, तो मैंने आपकी मदद के लिए पुलिस को बुलाया। ये तो हमारी रूटीन है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपने इसमें पुलिस को क्यों डाला? तो दूसरा ये चीज़ भी है कि हमारी भी जिम्मेदारी है, और हुकूमत ने भी ये कहा है कि आप नंबर पर राब्ता करें, और राब्ता करके हमें बताएं। कहीं पर भी आप देखते हैं तस्वीर है, उस तस्वीर को व्हाट्सएप किया जाए ताकि हुकूमत उस पर कार्रवाई कर सके। ऐसे ही कॉल कर देना, उससे भी मामला जो है ना वो ख़राब हो सकते हैं कि मैंने अपने किसी दोस्त के बारे में कर दी। फेक कॉल्स वैसे भी आपको पता है 15 और 1122 पर भी बहुत आते हैं। बिल्कुल हमजा, लेकिन मुझे जाते हुए ना, मैं रक्शे में बैठे हुए देखूँ लोगों को, बस के अंदर नजर जाए, कहीं मैंने नहीं देखा कि लोग फॉलो कर रहे हैं SOPs को। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कोरोना वायरस के जो बादल हैं वो छा रहे हैं, और दूसरी लहर के पेश नज़र बरतानिया में जुमेरात से 1 माह के लिए सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। क्योंकि मेरी बहन वहाँ पे NHS में काम करती है, तो बताती है कि कितने ज़्यादा वहाँ पे मसाइल हैं, और उन मसाइल की वजह यही है कि वहाँ पर भी कोरोना के जो मामलात हैं, जो SOPs हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया। हफ्ते के दिन बरतानिया में मज़ीद 326 अम्मात जो हैं वो हुई, कीमती जानों का नुकसान हुआ, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में दुगना थी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि गैर ज़रूरी दुकानें, बार्स, रेस्टोरेंट्स 2 दिसंबर तक बंद रहेंगे। घरों में पार्टियों की भी इजाज़त नहीं होगी, जो भी मैं पहले क्या बता रही थी कि और फिर वैसा ही होगा, फिर जुर्माना ही होगा। बहुत सख्त जुर्माना जो है वो इसके ऊपर आयद कर दिया। बिल्कुल, बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि पाबंदियां ही मसले का हल हैं, क्योंकि पाबंदी लगाएंगे। अब ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का मसला नहीं है, ये उधर के अवाम का भी मसला है कि वो SOPs पर अमल नहीं करते हैं। ताहम इस दौरान स्कूल और कॉलेजेस जो हैं, जिस तरह फरा पहले बता रही थी, वो खुले रहेंगे। बरतानिया में लॉकडाउन ना होने की सूरत में कोरोना वायरस से 85,000 अमवात का खदशा जाहिर किया गया था। इसी तमाम तर सूरत हाल जान लेंगे। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा बरतानिया में क्या सूरत हाल है, क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, बरतानवी हुकूमत ने जो है वो 1 माह का लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया है, जिसका तलाक जो है वो 5 नवंबर यानी कि जुमेरात से होगा और 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। अगर ये मैं कहूँ कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने ना चाहते हुए भी जो है वो इंग्लैंड के अंदर दोबारा लॉकडाउन लगाया है तो ये गलत ना होगा। और बरतानिया उन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका है जहाँ पर 500 मिलियन से ज़ायद जो है वो कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं। इसके अलावा बरतानिया दुनिया का 9वां मुल्क बन चुका है जहाँ पर कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसके अलावा आपको ये बताऊँ कि बरतानिया के अंदर जो है वो आज भी तकरीबन 25,000 से ज़ायद जो है वो केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए हैं, जबकि कई सौ अफराद की जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो हलाकत हुई है। बरतानवी हुकूमत जो है वो एक बार तो फिर जो कारोबार अफेक्ट हो रहे थे उनको फर्लो स्कीम के तहत जो है वो उनकी मदद जारी रखने का जो हुकूमत ने किया है। गुलाम हुसैन अवान, बहुत शुक्रिया। आप बरतानिया की जो सूरत हाल है कोरोना की वो हम तक पहुँचा रहे थे हमें। अच्छा, मैं कोरोना की सूरत हाल पे यकीनी तौर पर हमें तशवीश है, लेकिन लश ग्रीन फील्ड देख के ना तबीयत बागो बहार हो गया। आई विश के हमारे यहाँ भी जो ग्राउंड्स हैं वो इतने ही सरसब्ज हों और इसी तरह से हमारे यहाँ भी मतलब हम चीज़ों का ख्याल करें, साफ़ सुथरी होते हैं। हमजा हमारे यहाँ पार्क्स में चले जाए ना तो हमने गंद, कूड़ा, क्रिकेट, पता नहीं क्या क्या कुछ वहाँ फेंका होता है। अच्छा, देख के आप महसूस कर पा रहे थे कि कितनी जो है ना खुशगवार फजा होगी वहाँ पर। आपको देख कर महसूस हो रहा था, यहाँ पर महसूस करके भी महसूस नहीं हो रहा था। सो ये जब भी मेरे साथ है ये, या शायद मेरे साथ है ये, कि मैं जब भी इस तरह से बाहर बात कर रही होती हूँ, मतलब फैमिली से भी बात कर रही हूँ, तो फोरग्राउंड के बजाय मेरी तवज्जो जो है बैकग्राउंड की तरफ ज़्यादा है। नॉर्मल है, ये ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, ओके। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, आगे जो है ना एक अमरीकी इलेक्शन जो है वो हमेशा से सबकी तवज्जो का मरकज़ रहा है और ट्रंप की वजह से कुछ ज़्यादा ही खबरों में। अच्छा, अब तो हाँ वाकई, इसलिए कि कभी वो रशिया आ जाता है बीच में, कभी चाइना आ जाता है बीच में, तो अब तो वो जो है ना हर वक्त यही हो रहा होता है कि कौन कंट्रोल कर रहा है इलेक्शंस को, क्या हो रहा है। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट यही है कि ट्रंप का राज रहेगा बरकरार या जो बाइडन होंगे बरसरे इक़्तिदार। ये वो बड़ा इफ एंड क्वेश्चन मार्क है जिसका फैसला बस एक दिन का इंतजार है और हो जाएगा। अमेरिका में सदारती इलेक्शन कल होने जा रहे हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में पेशगी वोटिंग के लिए लंबी लाइनें लग चुकी हैं। अब तक 8 करोड़ 35 लाख अमरीकी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। और इस इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले में अब ट्रंप और जो बाइडन की सख्त मार्के वाली रियासतों में भरपूर तवज्जो है। वो कह रहे हैं ना कि वो WTF, विस्कॉन्सिन, टेक्सास एंड फ्लोरिडा, ये 3 है। और फ्लोरिडा एंड टेक्सास जो है वो तो टिपिकल रिपब्लिक स्टेट्स हैं, लेकिन अब पता चलेगा कि होगा क्या। और आप देखिए, ये कहा जा रहा है पहली दफ़ा कि वहाँ पर जैसे लगता है कि पाकिस्तान में जलसे हो रहे हैं, ट्रंप के जलसे इस तरीके से हो रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं ट्रंप के। और गुफ्तगू भी उसी तरह की हो रही है कम हमें अब अपने वो जो होता है ना, पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट होती थी ना तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि कितनी अच्छी ये ऐसी बातें हमारे यहाँ क्यों नहीं होती। अब नहीं होती, अब हमें लगता है ऐसी बातें ही होती हैं हमारे यहाँ भी जैसे कि अब हो रही हैं। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी 4 रैलियाँ जो हैं ये स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया में तरतीब दी गई, जहाँ वो जो बाइडन के ऊपर खूब लफ्जी गोलाबारी करते रहे। और ट्रंप कह रहे हैं कि जो बाइडन के पास कहने को तो कुछ है नहीं, इसीलिए वो बस करोना ही करते रहते हैं। ट्रंप ने अपने बारे में पेशगोई की है कि आइंदा इलेक्शन भी वही जीतने वाले हैं, जबकि जो बाइडन ने ट्रंप को पुतिन का पालतू और नेटो का जोकर कराते थे। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना कि रशिया और चाइना जो है वो बड़ी जल्दी आ जाती हैं इलेक्शंस में। बहरहाल इस सारी सूरत हाल को मेरा ख्याल है हम अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी जो वहाँ पर हैं वो क्या कह रहे हैं, उनको क्या लग रहा है, क्या सूरत हाल है, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शंस यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है। जब अफगान एंड गेम चल रहा है, यहाँ से विड्रॉल हो रहा है, कौन से प्रेसिडेंट आएंगे, उनकी क्या पॉलिसीज होंगी खित्ते के बारे में, इंडिया के बारे में, चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। सो वी आर रियली पाकिस्तानी इमिग्रेशन के हवाले से भी बड़े जो है ना कंसर्न होते हैं। वो क्या कहते हैं कि बीवी का वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, पूरा खानदान जा सकेगा कि नहीं जा सकेगा, वो क्या कहते हैं और किसको वो वोट करने जा रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मैंने इस बार देखा है कि इस इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 में पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कम्युनिटी जो है ना 50-50 है, आधा जो है ना ट्रंप की तरफ जा रहा है और आधा जो है ना जो बाइडन की तरफ जा रहे हैं। मैं इस सदारती इंतखाबात में वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन और कमला हैरिस को सपोर्ट कर रही हूँ। पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पिछली बार जो इस्लामिक सेंटर्स के सर्वे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप उनको 17% हिमायत हासिल थी मुसलमान वोटर्स की,
जो अब के इस बार जो है वो बढ़ के 19% हो गई है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का ज़्यादातर रुझान जो है हमेशा से ही डेमोक्रेट जो कैंडिडेट है उन्हीं की तरफ रहा है। जो बाइडेन के बारे में लोग जो हैं काफ़ी नरम दिल रखते हैं कि उसको वोट दिया जाए। मैं तो जो बाइडेन को फुल सपोर्टर हूँ। उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक पार्टी इस साल इंशाल्लाह दोबारा से इक़्तिदार में आई। मैं एक डेमोक्रेट हूँ और मेरा वोट बाइडेन के लिए है। तो अगर ऐसे हम सैंपल ले लें तो मेरा ख्याल है जो बाइडेन की तरफ पाकिस्तानी कम्युनिटी का झुकाव जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ हैं फैज़ रहमान साहब, बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ज्वाइन किया। फरमाइएगा सर कि इन दिनों इंतखाबी गहमा गहमी जो है वो अपने अरूज पर है कोरोना के साथ साथ, तो दोनों बड़ी जमातों में से किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन जीतेगा ये इलेक्शन? देखिए, जब तक के इलेक्शन हो नहीं जाते और तमाम नताइज सामने नहीं आ जाते उस वक्त तो आप बहुत कुछ यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जो जायज़े हैं, और अफसोस ये है कि जायज़े 2016 में बिल्कुल गलत साबित हुए थे, लेकिन जायज़े के मुताबिक अब तक कंसिस्टेंटली जो बाइडेन आगे हैं। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ही जो एक नया पोल आया है जो कि रिपब्लिकन पार्टी से अलाइंड न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो उसके अपने पोल के लिहाज से इस वक्त बाइडेन तकरीबन 10 पॉइंट्स आगे हैं। लेकिन जो असल जो बात है, मैं तो पोल्स की नहीं डेटा की बात करता हूँ कि जो हो चुका है उसकी बुनियाद पर आप क्या कह सकते हैं। देखिए, बड़ा तारीखी वाक़या ये हुआ है कि इस वक्त तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने अर्ली पोलिंग में हिस्सा ले लिया है, इधर इन पर्सन जो मुख्तलिफ मकामात पर जाकर खुद वोट दे दिया, और या फिर अपने बैलेट्स को, अपने वोटिंग बैलेट्स को डाक के ज़रिए भेज चुके हैं। 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ वोटर्स इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान की आधी आबादी, जस्ट इमेजिन। और ये तारीख में इससे पहले नहीं हुआ। तकरीबन 14 करोड़ वोट कास्ट हुए थे 2016 में पूरे टोटल, तो और इस वक्त उन 14 करोड़ में से 10 करोड़ ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं। तो इस वक्त जो एक डेटा सामने आया है, यहाँ पर एक ख़ास चीज़ है अमेरिका में कि जब आप वोट के लिए रजिस्टर कराते हैं अपने आप को, तो आपको लिखना पड़ता है कि आपका ताल्लुक किस पार्टी से है, डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन है या इंडिपेंडेंट है। तो जो वोट्स, हमको ये तो नहीं मालूम होता कि वोट किसने किसको दिया है, वो एक सीक्रेट बैलेट है, लेकिन ये मालूम होता है कि जिसने वोट दिया है वो एक रजिस्टर्ड डेमोक्रेट या रजिस्टर्ड रिपब्लिकन है। तो अगर वो देखें ओवरऑल उस मैप पे, तो 100 मिलियन ऑलमोस्ट हो चुके हैं जो अर्ली वोट्स, उसमें से तकरीबन 43% जो बैटल फील्ड स्टेट्स हैं वो डेमोक्रेटिक रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और सिर्फ 24% उसमें ऐसे हैं जो रिपब्लिकन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, 33% इंडिपेंडेंट जो किसी तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर आप उस ट्रेंड को आप देखें तो लगता है कि गालिबन काफ़ी हद तक जो बाइडेन ही कामयाब हो रहे हैं। ठीक है फैज़ साहब, ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तानी वोटर्स का झुकाव किस जानिब है और उनका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? क्या जिस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि जो बाइडेन ही है, और उनसे उम्मीदें क्या हैं पाकिस्तानियों को? देखिए, पाकिस्तानियों की जो सबसे बड़ी ख़ास बात है, वो जहाँ भी रहते हैं हम लोग जज्बाती लोग हैं। हमारे जो अमाल और हमारे जो नताइज होते हैं वो जज्बात पर मबनी होते हैं। हुआ ये था कि अब जब से कमला हारिस को नॉमिनेट नहीं किया था बाइडेन ने, उस वक्त तक मोस्ट जिससे में मैं बात करता था वो बाइडेन ही को वोट देने वाले थे। लेकिन अब चूँकि कमला हारिस आ गई, कमला हारिस आप सब जानते हैं कि उनकी माँ इंडियन थी, और वो खुद उनका जो ब्रॉटअप हुआ है वो इंडियन के तौर पर हुआ है, तो वो हाफ इंडियन है फिर, लेकिन अपने आप को वो ब्लैक अमेरिकन कहती हैं, लेकिन एक्चुअली शी इज़ नॉट ब्लैक अमेरिकन, शी इज़ इंडियन अमेरिकन। तो एक वो फैक्टर ऐसा है कि जिससे हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई बहनों के जज्बात पर कहते हैं ना वो औस पड़ गई है। तो वो शायद उस वजह से कुछ थोड़ा टिल्ट या तो ये हुआ है कि हम वोट नहीं देंगे या फिर हम ट्रम्प को देंगे, तो ये एक फैक्टर है। अच्छा, दूसरा फैक्टर ये है इसमें कि हम लोग इस जज्बाती होने के साथ साथ अपने आप की बुनियाद पर भी चीज़ों के फैसले करते हैं। मैं क्विकली, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जल्दी से बता दीजिएगा कि अगर जो बाइडेन सदारती इंतखाब जीत जाते हैं तो पाकिस्तान पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे?
पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान पे असर ये होगा कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो तमाम जो डेमोक्रेटिक एजेंडा है उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। जो रिपब्लिकन हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हम लोग सिक्योरिटी उसको देखते हैं, लेकिन जब भी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आया है, क्लिंटन का देख लीजिए, ओबामा का देख लीजिए, तो वो उन्होंने एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप पाकिस्तान से रखी है। तो समझता हूँ कि इट विल बी अ प्रो पीपल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रो पाकिस्तानी पीपल, बट गवर्नमेंट में हैव इश्यूज विद दैट। बिल्कुल ठीक है। फैज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया से वो जो वहाँ पर देख रहे थे ना वो बताया, और जो बाइडेन उनके नज़दीक अभी तक कामयाब। लेकिन अगेन आप कुछ नहीं कह सकते, आखिरी मार्के तक आपको नहीं मालूम होता कि ईमेल्स आ गई थी और पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा जी, लेकिन टाइम फॉर ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और हम आपको एक दिलचस्प खबर से आगाह करेंगे। खबर तो आपको मिल ही गई होगी, लेकिन ये बहुत इंट्रीगिंग है, जैसे हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको भी लगेगी कि अयूबिया नेशनल पार्क में 129 बरस पुरानी सुरंग को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। बिल्कुल, कचरे और मिट्टी में दबी हुई सुरंग की तामीर सन 1891 में अयूबिया और खैरा गली मरी के दरमियान की गई थी। ये सुरंग फन तामीर का शाहकार है, जिसमें कदीम दौर के नक्शो निगार आज भी मौजूद है। मट्टी और पत्थरों से बनी हुई 240 फुट तवील मोटर टनल की चौड़ाई 4 फुट, ऊंचाई 6 फुट है। वफाकी वज़ीर माहौलियात मलिक अमीन असलम ने इफ्तिताह के मौके पर मीडिया को बताया कि हुकूमत सियाहत के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम कर रही है। और टनल की जो मरम्मत भी इसी एक चीज़ की कड़ी है, और मोटर टनल अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई थी और मरी के पानी के मसले को हल करने के लिए ये तामीर की गई थी। टनल की खास बात यह है कि इसके दोनों अतराफ पैदल चलने वालों के लिए फरा ट्रैक भी बना हुआ है। अच्छा, अगर हमजा आप टर्की गए? टर्की नहीं गया। अच्छा, इस्तांबुल अगर आप जाए ना तो वहाँ पे अब उसकी प्रोनाउंस थोड़ी मुश्किल है, तो मुझे अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बेसिलिका सिस्टर्न करके कुछ है, कि उसे संकन पैलेस भी कहते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मसला होता था इसी तरह फ्रेश वाटर का, तो एक रिजर्वायर है बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज, वहाँ पे कुछ फिल्म्स भी शूट हुई हैं हॉलीवुड की। सो वो बड़ा मिस्टिक सा है। सो मुझे इस सुरंग को देख के ना तो मुझे वही याद आ गया, हालांकि ये वो उस तरह का कुछ भी नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड एक ऐसी वाटर टनल जो कि पूरे शहर को पानी सप्लाई करने के लिए बनाई गई। जिस तरह से ये खूबसूरत है ना, अगर आप टर्किश इस्तांबुल जाएं और उस रिजर्वायर में जाएं तो आपको ना एक हौलनाकी का, एक अजीब सी हैबत का एहसास होता है। ऐसा लगता है यहाँ से कोई चीज़ आ रही है और यहाँ से कोई चीज़ आ रही है। अच्छा। अब तो आप ज़रूर जाएंगे। अब मैं ज़रूर जाऊँगा। और आप पूछ लेते हैं कि इस टनल में भी क्या कुछ ऐसी चीज़ है। फॉरेस्ट ऑफिसर जो है सरदार मोहम्मद नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान को वक्त दिया। सरदार साहब, इस टनल के हवाले से बताइएगा, बाकायदा तौर पर इसको खोल दिया गया है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस तरह है कि हमारा जो मशहूर पाइपलाइन ट्रैक है जो अयूबिया नेशनल पार्क में फॉल करता है, इसके कार्नर पे ये टनल पाई जाती थी और इसको कचरे का ढेर बना दिया गया था जो हमारे सिविल डिपार्टमेंट ने उस सारा कचरा गलियार का यहाँ पे फेंकते थे। तो रोडों की दोनों तरफ से तो हमारे कंजर्वेटर साहब आरम साहब नेशनल पार्क के कंजर्वेटर ने उन्होंने इनिशिएटिव लिया और यूएनडीपी ने हमें स्पॉन्सर किया। $15,000 की लागत से इस टनल की रेनोवेशन का हमने काम शुरू किया, क्योंकि हमारे अयूबिया नेशनल पार्क में 4-5 आर्ट स्पॉट थे जहाँ पे टूरिस्ट जाया करते थे। तो उन आर्ट स्पॉट में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा टूरिस्ट जाते थे। तो इस सिलसिले में हमने नए आर्ट स्पॉट तलाश करना शुरू किए, उनमें से हमें टनल भी बेहतर मिला। तो आज दूसरा दिन 2 दिन हो चुके हैं, तो 50,000 से ज्यादा लोग इस टनल का विजिट कर चुके हैं। तो ये इसका मतलब है कितना पोटेंशियल इसमें, और हम लोग इसके बारे में ला इल्म रहे। मतलब ये इंकशाफ कागजों में हुआ, पेपर्स में, ये कैसे ये सामने आई बात कि इसको रिवैम्प करते हैं, इसको रीडिस्कवर करते हैं? इस तरह हुआ क्योंकि इससे पहले जो लोग वहाँ पे पोस्टेड थे वो लोकल नहीं थे, तो मेरी पोस्टिंग में लोकल था। तो मेरी ऐसी एसडीओ की पोस्टिंग हुई, तो मुझे पता था कि ये टनल यहाँ पे पाई जाती है। टनल के जो दोनों एग्जिट और एंट्री थे, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल बंद हो चुके थे, पता नहीं चलता था कि यहाँ पे टनल है। तो ये मैंने एक प्रपोजल अपने पास पीडी को भेजी और उन्होंने उससे एग्री किया। तो इस तरह इसके खोलने का बाकायदा काम किया। इतना मुश्किल काम था कि ये 250 फीट की
लेंथ इसकी थी, लेकिन 8 महीने खोलने में लग गई। अच्छा, बिल्कुल 8 महीने खोलने में लग गए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरदार साहब, बहुत मुबारक हो आपको भी। नहीं, ये एक हेरिटेज है हमारा कि आपने उसे रीडिस्कवर किया और ये देखने के काबिल डिस्प्ले किया। हाँ, ये देखने के तो यहाँ तो हम जा रहे हैं, इधर हम जा रहे हैं, इसको हम देखने के लिए जा रहे हैं, फिर आपके साथ हम शेयर भी करेंगे कि कैसी है, फिर आप लोग भी जाइएगा। आप जानते ही होंगे ख्वातीनो हजरात के हर पाकिस्तानी मर्द की तरह हमजा जो है ही इज ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद नंबर 1 सियासत, नंबर 2 खेल क्रिकेट। ये 2 ऑब्सेशंस ऐसे हैं जो कि कॉमन है और हमजा जो है वो उसमें किसी तौर पीछे नहीं रहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट ने ये कहा, ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया और उन्होंने कमेंट्री करने का भी फैसला किया है। लेकिन हमजा ने उनसे बात की और हमें मालूम हुआ कि इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं। तो क्या बात की है वो आपको दिखाते हैं। सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आजकल कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिकेट पर कितनी नज़र रख रहे हैं और क्या फ्यूचर प्लान है। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हम? बिल्कुल ठीक, आप बताएं खैरियत से। और हमें अब सलमान बट जो है अगले 5 साल के लिए क्या प्लान करता हुआ नज़र आ रहा है और कहाँ पर आपकी नज़रें हैं कि अब अगले 5 साल में मैंने ये ज़रूर करना है? देखिए, इतनी लंबी प्लानिंग्स नहीं करता। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी उस वक्त, तो देन आई विल सी वेयर लाइफ टेक्स मी। अभी तो ये है कि ये वाली कादम ट्रॉफी मैंने विड्रॉ किया, मैं खेल नहीं रहा, सो इसमें आई वुड टेक दिस ऑप्शन ऑफ कमेंट्री। आई विल सी, एक्सप्लोर दिस एवेन्यू कि कैसा है ये। और इसके अलावा वाइट बॉल क्रिकेट में खेल रहा हूँ, अभी PSL में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा हूँ, उसके बाद वनडे भी खेल सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स वेयर इट गोज़। थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी व्हाट टू डू, लेकिन फिर उसको मैंने टेकन अ डिसीजन काइंड ऑफ अभी क्या करना है, अभी की बात कर रहा हूँ। तो ये विड्रॉल को थोड़ा सा इससे कर दिया गया कि कंफ्यूज हो गए कि शायद आपने रिटायरमेंट ले लिया, अब नहीं खेलेंगे, तो ये विड्रॉल एक सिर्फ इस ट्रॉफी के लिए, उसके बाद आप पाकिस्तानी टीम के लिए अवेलेबल है। सिंपल वर्ड्स में तो आपने बता ही दिया, बट आई गेस विड्रॉल एंड रिटायरमेंट आर 2 डिफरेंट वर्ड्स एंड फॉर अ रीज़न। तो अब कुछ लोग अपनी मर्ज़ी क्या उसका तर्जुमा करते हैं, आई डोंट माइंड, बट आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मुझे पता है। तो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, और एक प्लेयर जो टीम में नहीं होता वो डोमेस्टिक ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर खेल सकता है, तो डिसअपॉइंट नहीं होते कि अब तो मुझे चांस नहीं मिल रहा, परफॉर्म भी कर रहा हूँ, सेंचुरीज़ भी कर रहा हूँ? ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है, किसी भी प्लेयर की जब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस होती हैं तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो प्रोग्रेस करे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे या हायर लेवल पे जाए। और अगर आपको वो कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस के बावजूद वो प्रिविलेज ना मिले, आपको वो जो डिज़र्विंग आपका एक प्लेस है वो ना मिले, तो यू ऑलवेज फील एज अ प्लेयर कि यार मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, एंड दैट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ अस। सलमान भी वैसे तो जो लाहौरी है ना वो मशहूर हैं कि खाबे शाबे खाते हैं, नाश्ता बेहतरीन पायों का नाश्ता करते हैं। एक क्रिकेटर होते हुए और सलमान बट होते हुए क्या वैसे नाश्ते नसीब होते हैं या फिर नहीं भाई मेरे सामने से उठा लो? यार ये जो बट होना है ना ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस बट फैमिली का होके अगर इफ़ यू हैव टू रिफ्रेन, आपने छोड़नी है ये चीज़ें, थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बाकी नहीं छोड़ते। तो आपके सामने बहुत कुछ हो रहा होता है खाने के साथ। आपने क्या याद करा दिया। मैं कभी कभार खा लेता हूँ, बट बहुत अरसा मैं ये चीज़ें नहीं खाता। कज़न्स ये तो नहीं कहते जा तू तो बट ही नहीं है, तू तो उस तरह खांदा ही नहीं? नहीं, मैं उनके खाने के वक्त उधर होता ही नहीं हूँ, मैं निकल जाता हूँ, मेरे से फिर देखा नहीं जाता। अच्छा, एक वो चीज़ कि पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात थी कि सदर बुश जो थे उनको कोई क्रिकेट सिखा रहा है, वो बुला रहे हैं कि जी कि सलमान बट साहब आएँ ज़रा बताएं। हमें लगा कि शायद अमेरिका सोच रहा है कि अब अपनी टीम बनाई जाए, उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। क्या उसके बाद कभी मौका मिला या अमेरिका से कोचिंग की कभी ऑफ़र आई है? अमेरिका ने अब टेकअप किया क्रिकेट। अब जब हम बात कर रहे हैं ना, इस सीज़न उन्होंने ओवरसीज़ हायर किए हैं प्रोफेशनल्स एंड दे आर मूविंग इनटू अ प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम, और 2 साल के बाद वो आपको वर्ल्ड कप T20 में नज़र आएंगे, 2 से 3 साल के बाद। लेकिन हो रही है। चलें ये बताएं कि ज़ाती ज़िंदगी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो फैंस हैं अभी भी तंग करती हैं, कोई फ़ोन शोन आते हैं, कोई घर में कभी कभी होता है कि इस टाइम तो नहीं भाई किधर मत में तंग कर रहे हो? होता है, अभी तो कम हो गया ऑब्वियसली बिकॉज़ मैं आई एम मैरिड, मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, तो ये उससे जब व्हेन यू आर सिंगल तो ये चीज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, आपको पता है, लोगों को पता होता है इस चीज़ का। और लेकिन ये चीज़ें दे नेवर स्टॉप। भाभी गुस्सा नहीं करती हैं कि क्यों मैसेज आ रहा है? ये वो किसी के मैसेज पे क्या गुस्सा, मैं करूँ वापस तो गुस्सा करने वाली बात है ना। कोई करे तो वो कैसे रोक सकते हैं। कप्तानी किसकी आपको वीक लगी जिन कैप्टन्स के अंडर आपने? नहीं, आई थिंक दैट वुड बी हार्श टू से बिकॉज ये एक ऑनर होता है पाकिस्तान की कैप्टनसी करना। सो
राइट और रॉन्ग, लेकिन इस तरह किसी को आप सिंगल आउट कर दें, फॉर्मर कोलीग्स भी हैं, देखिए जितने भी पाकिस्तान के कप्तान हैं ना, वो जो भी है वो ऑनर की चीज़ है। हमारे सीनियर्स भी हैं, मेरे कोलीग्स, मैं खुद भी कैप्टन रहा हूँ, तो ऐसे नहीं सिंगल आउट नहीं कर सकते। आप किसी की तारीफ़ कर लो, किसी की कोई चीज़ पसंद कर लो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ना मैं करूँगा और ना ही ये किसी को इस बारे में कभी। तो बाबर को कप्तानी का बोझ जो है वो अब उस बाबर के कंधों पर डाल दिया गया, तो आप समझते हैं कि बाबर आजम को तब तीसरे फॉर्मेट टेस्ट की भी बात की जा रही है, क्या अभी इतना बोझ बाबर आजम पर डाल देना चाहिए जब वही मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं और बैकबोन है हमारी टीम की? और साथ रिजवान पर कमेंट कर दीजिएगा कि रिजवान को अभी टेस्ट की कप्तानी देना जब अभी वो कम क्रिकेट खेले हैं, अभी अपनी जगह बना रहे हैं, दुरुस्त होगा? नहीं, देखें ये एक बड़ा फार फेच्ड आइडिया है, और इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान जहाँ पे लिटरेसी इज़ वेरी लिमिटेड, वहाँ पर ये आइडियाज़ ग्रो करते हैं। ऐसे ही किसी को 4 मैच देखा कप्तान बना दो, किसी को 8 मैच देखा कप्तान बना दो। व्हाट हैज़ ही डन? अभी T20 का टूर्नामेंट जीता है तो T20 से आप टेस्ट कैप्टन को तशबीह दे रहे हैं। पहले तो ये कंसिड्रेशन अगर आप सोचें बैठ के, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंद बंदा इसका कंपैरिजन कर सकता है टेस्ट क्रिकेट और एक लोकल T20 का टूर्नामेंट। और दूसरी बात यह है कि गिव हिम द टाइम। आप उसके ऊपर, वो इतना अच्छा कीपर है, गट्सी बैट्समैन है, आप ऐसे ही उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, ऐसे ही फॉर नथिंग। सो आई थिंक द काइंड ऑफ गुड प्लेयर ही इज़, उससे पाकिस्तान को भी क्रिकेट एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए। किस बॉलर को फेस करते हुए थोड़ा सा खौफ आता था कि यार ये पता नहीं कोई चोट ही ना लगे? इंटरनेशनली अगर आप कहें तो ग्लेन मैकग्रा और फ्लिंटॉफ काफ़ी मुश्किल बॉलर्स थे। और सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आता था कि दूसरे एंड पे ये वाला बैट्समैन हो तो उसके साथ ज़रा जोड़ी अच्छी बन जाती है, मुझे खेलते हुए मज़ा आता है, सपोर्ट भी मिल रही होती है? क्या कौन सा ऐसा बैट्समैन था जिसके साथ खेलते मज़ा? मेरी ओपनिंग कामरान अकमल के साथ वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी जो है ना वो सक्सेसफुल रही है। पाकिस्तान के अंदर कप्तान को अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए, ये चीज़ इतनी क्यों है? अब हमने पहली बार देखा कि बाबर आजम को साथ उन्होंने कहा कि इसके ट्रांसलेटर होना चाहिए, तो अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी नहीं है, क्रिकेट खेलना ज़रूरी है। पहले भी नहीं था। आप देखें, ये तो किसी ने एक बात पकड़ ली और आजकल बात पकड़ के उसका बतंगड़ बनाना बहुत आसान है, सोशल मीडिया। आप देख लें, इंजी भाई जो हैं वो मोस्टली आपको कोई इंग्लिश फ्लुएंट तो नहीं थी, लेकिन ही वॉज वेरी सक्सेसफुल कैप्टन। इसी तरह जो राशिद भाई हैं वो भी पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, ही वाजंट अ पर्सन हु वुड स्पीक इंग्लिश। द रेस्ट वो भी अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन कोई इंग्लिश फ्लुएंट की वजह से तो कोई भी कप्तान, अगर इंग्लिश फ्लुएंट होता तो वो फिर आप बता दें कौन सा इंग्लिश फ्लुएंट है। सियासत में आने का कोई चांसेस हैं सलमान? नॉट एट ऑल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बिल्कुल भी नहीं। आप हाल देख लें। एक कप्तान हमारे पहले जो हैं वो सियासत में है, इस वक्त मुल्क वैसे ही चल रहा है जैसी टीम चल रही थी। नहीं, वो तो खैर एक एक्सेप्शनल उनकी तो स्टोरी है, और पॉलिटिकली भी वो जो स्ट्रॉन्ग है, उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के हैं। तो मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं इस तरह से सोचता हूँ। आई थिंक कि इफ़ वी वर टू डू एनी गुड टू पाकिस्तान तो आप हर कैपेसिटी में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपने प्राइम मिनिस्टर बनना। सलमान बट इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, फ़ायदा उठाते हैं। मैं उनको अब बॉलिंग करवाने जा रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा था, अब मैं बॉल करवाता हूँ, देखता हूँ कि मुझसे बॉल भी होता है कि नहीं होता, और सलमान बट मुझे छक्का तो नहीं मारते। अच्छा जी, वेरी गुड। लेकिन सलमान बट जो है वो बटनी लग रहे थे, आप मुकम्मल बट लग रहे थे। बस क्या करें, आप देखें। So you really need to work on your fitness। होते लाहौर में हो ना, तो आप फिर नाश्ता दबा के आपका करने का दिल करता है। फराम आप जैसा नाश्ता नहीं, दोपहर का खाना भी दबा के खाने को दिल करता है, फिर उसके बाद रात का खाना भी दबा के खाने को दिल करता है। और हमजा जितने आप ऑब्सेस्ड है ना पॉलिटिक्स के साथ और सियासत के साथ, कहाँ लिख के साइन करके दूंगे भाभी बहुत तंग होंगी। ये आपसे इस वक्त बहुत खुश होंगे। नहीं, मैं यहाँ साइन करके तो तंग होंगी, आपसे बहुत तंग होंगी, इसलिए कि सिवाय खबरों के और सिवाय सियासत के दूसरी किसी चीज़ का इंटरेस्ट ही नहीं है। हमजा से बात की जाए तो हाँ ऐसे जैसे आप पता नहीं हवाओं से या किसी और मखलूक से बातें करें। मैं सलमान बट से जो है ना पूछने की कोशिश कर रहा था, और फरा ने मेरा सारा कुछ यहाँ पे जो है ना, मैं आप ही को देख रही थी ना कि हमजा के साथ। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन जो मैं बात करूँगी अगैन, मैं आप दोनों को भी देख रही थी, बहुत इन्जॉय भी कर रही थी सारी कॉन्वर्सेशन को, लेकिन मैं स्मॉग भी देख रही थी। अगर आपने कैमरे में देखा और 2 शॉट में हमारा कैमरामैन मुसलसल मैनेज करते हुए उसको दिखाई दिया, लेकिन बैकग्राउंड में आपको लाहौर की वो स्मॉग दिखाई दे रही है, जो कि इस वक्त हम सब के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है। अब हमने आपको बरतानिया में जब कट किया तो आपने देखा कितना साफ़ हवा थी। सो हम सबको प्यारे पाकिस्तानियों
मिलकर साफ हवा में सांस लेने के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करना है इस पे कि हमारी और किसी के राज इस तरह कैमरे के सामने नहीं बताने। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। साइन डॉक्यूमेंट, टेक केयर, हैव अ गुड डे। सुबह सवेरे पाकिस्तान।